नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं आज इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित और कल्चर से संबंधित जो क्वेश्चन है मैं लेकर के आया हूं आपके साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नए नए बच्चों के साथ, पुराने बच्चों के साथ, और वो भी पुराने बच्चे एक मजाक के साथ और मेरे मजे लेने वाले बच्चों के साथ। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखो एक बार पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, अरे ये लो आरती मीणा मैंने हवा भर दी। अरे किसमें हवा भर दी? पूजा हट जाओ, इसे चलाना नहीं आता है। अच्छा, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, इसकी बात करते हैं। यानी कि सुशिर का मतलब है जिसमें फूंक दे करके बजाया जाता है। पूजा महावर ईद के चांद वाले सर जी को पूजा का नमस्कार, गुरु जी को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। पूजा महावर, मैंने देख लिया तेरा मैसेज, ठीक है। तो कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से दे करके बजाया जाता है? तो देखो, रावण हत्था नहीं है। बात करते हैं थोड़ा सा, जंतर नहीं है। बात करते हैं सुरमंडल नहीं है, सतारा है। कौन सा है? सतारा सुशिर वाद्य यंत्र। सर आपके एक बाल खड़े हो गए। अच्छा, मेरे बाल खड़े हो गए, कोई बात नहीं, खड़े हो गए तो ज्ञान वर्मा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, ऐसी बातें मत कर। हाँ, तेरा ध्यान कहाँ है रे? हाँ हाँ, इधर लगा ध्यान। चलो, किसमें है? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सतारा सुशिर वाद्य यंत्र। ध्यान रखना, सुशिर वाद्य यंत्र में क्या होता है? जो फूंक दे करके बजाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, तुम्हारे ध्यान कहाँ जाता है, समझ में नहीं आता। हम तो इतनी चीजों पर ध्यान करते ही नहीं है। तुम्हारा पता नहीं ड्रेस कोड पे जाता है, कभी बालों पे जाता है, कभी स्माइल पर तुम्हारा ध्यान जाता है। कोई बात ना, नहीं है लव। अच्छा, चलो आगे की बात करते हैं। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? कहने का मतलब ये गलत लिख दिया। कौन सा तत्वाद्य नहीं है जिसके अंतर्गत तारों का प्रयोग नहीं किया गया है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्वाद्य यंत्र में तारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें नहीं है। तो बात करते हैं, देखें, रावण हत्था के अंतर्गत तारों का प्रयोग किया जाता है। जंतर में भी तारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलगोजा में तारों का प्रयोग नहीं होता। इसमें सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता। कमाईचा में भी तारों का प्रयोग किया जाता, ध्यान रखना। तो अपना आंसर कौन सा है, ये ध्यान रखना। सर मेरी बात सुन लो पहले। हाँ आरती बोल, तेरी फटाफट। क्लास रुक रही है? नहीं, मेरे पास तो क्लास चल रही है ना, मेरे पास तो क्लास चल रही है। सर आज आप अलगोजा बजाओगे ना? हाँ, मैं अलगोजा बजाऊंगा आरती, ठीक है ना, मैं बजाऊंगा, घबराए मत, है ना। तेरे को लगता सारी रात ही यही सपने आए होंगे, मैंने कल बजाया था इसलिए वही सपने आए होंगे तुझे, है ना। चलो कोई बात नहीं, बजाऊंगा मैं अलगोजा। देखो, बात करते हैं रावण हत्था की। किसकी बात करते हैं? रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो एक बार बात करते हैं, रावण हत्था के अंतर्गत तारों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये तत्वाद्य यंत्र है, इसमें फूंक नहीं दी जाती। ध्यान रखना, अवनद नहीं है, ये घन नहीं है। तो रावण हत्था कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, ध्यान रखना। आपको पता है, इसको बनाने के लिए जो रावण हत्था है, उसमें बनाने के लिए नारियल की एक कटोरी, जो पूरा नारियल होता है उसकी आधी कटोरी प्रयोग में ली जाती है, और जो बांस के साथ लगी होती है, नारियल की कटोरी ली जाती है और उसको क्या किया जाता है? बांस के साथ जोड़ा जाता है। बांस उसके अंतर्गत छेद करके उसमें डाला जाता है, और उस पर क्या कर दी जाती है? ऊपर खाल मर दी जाती है। और इसमें बांस में जो बांस लगाई जाती है, उस बांस में जगह जगह क्या कर दी जाती है? खूंटियां लगा दी जाती है। इसके अंतर्गत आपको पता है, रावण हत्था के अंतर्गत कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, ये भी ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आता है ना। 9 तार इसमें प्रयोग किए जाते हैं, और इस 9 तार प्रयोग किए जाते हैं। जो यहां पर आपको पता है, ये जो 9 तार है, उन 9 तारों के ऊपर आपको पता है घोड़े के बाल और घुंघरू, आपको पता है घुंघरू बंधे होते हैं। इस पर क्या होते हैं? इन 9 तारों के ऊपर देखो, घोड़े के बाल, घोड़े के बाल, घोड़े के बाल, वह आपको पता है घुंघरू, घुंघरू क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। घुंघरू क्या होते हैं? बंधे होते
है। और फिर ये घुंघरू बंधे होते हैं, फिर क्या होते हैं, इनके ऊपर जिससे अपन बजाया जाता है ना, फिर ये बढ़िया आवाज करते हैं, छम छम, है ना। जैसे महिलाओं की पायल बजती है ना, फिर वो गाना गाती है, पायल बजे मेरी, है ना, वैसे इसमें भी आवाज आते हैं। और इसके ऊपर, उन पर जो तार होते हैं ना, उन पर घोड़े के बाल प्रयोग में लिए जाते हैं, ध्यान रखना। उन बालों की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। हाँ, ज्ञान वर्मा ध्यान रखना, है ना। बालों पे, बालों की बात आ गई तो मैंने बालों का क्वेश्चन भी बता दिया, ध्यान रखना। इसके आगे की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। सर जी खूब पता है पायल का। हाँ अच्छा, पता होगा तुझे तो, है ना। छम छम बाजे मेरी पायलड़िया, हाँ बहुत पता है तुझे, है ना। शादी में ऐसे गाने चलेंगे तेरे, ध्यान रखना। हाँ देखो, फड़ बांसते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? आपको पता फड़ क्या होती है? किसी भी देवता को रिझाने के लिए, आपको पता उस देवता की पूरी कहानी का वर्णन उसमें होता है। फिर ये क्या करते हैं, भोपे उसको गाते हैं और उसके माध्यम से, वाद्य यंत्र के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, राग उत्पन्न करते हैं। हाँ, है ना। हाँ, आपको पता है, मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सुमित्रा कुमारी, चलो, है ना। तो फड़ बांधते समय बाबूजी के भोपों का कौन सा वाद्य यंत्र है, बात करते हैं उसके। तो कौन सा वाद्य यंत्र है, देखो, मुझे भी कोई रिझाओ। अच्छा, ज्ञान वर्मा को भी रिझाओ, है ना। तो मोरचंग नहीं है यहाँ पर, अलगोजा भी नहीं है, खड़ताल भी नहीं है, कौन सा है, रावण हत्ता है। रावण हत्ता बजाया जाता है जब फड़ बांधते हैं, जब बाबूजी के भोपे क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस रावण हत्ता का वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखो, बात करता हूं थोड़ा सा रावण हत्ता का जो प्रयोग है, कहीं जैसे कहीं जो लोक देवता है, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे थोरिया है, जैसे मैं बात करता हूं थोरिया जाति, ये थोरिया भी, जो थोरिया जाति के जो भोपे होते हैं, ये भी इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र को क्या करते हैं, फड़ बांधते समय गाते हैं, बजाते हैं। उसके बाद में जैसे बात करते हैं डूंगर जी के जैसे भोपे हैं, डूंगर जी के भोपे हैं। इसके अलावा आपको पता है, यहाँ पर जवाहर जी के जो भोपे हैं, ये जवाहर जी के भोपे, ये आदि क्या करते हैं, फड़ बांधते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र को क्या करते हैं, बजाते हैं, है ना। हाँ, तेरी याद आवे रे, है ना, ऐसे गाने गाते हैं, तेरी याद आवे रे, बाबू जी का बरतार, और ऐसे फिर क्या करते हैं, ये वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं, उससे राग उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? मैंने बताया था अभी कि रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है, तो आपको पता है, मैंने बताया था कि जो नारियल है, उस नारियल को काटा जाता है, उसकी कटोरी बनाई जाती है ना। हाँ, है ना। हाँ, तो नारियल को काट करके उसकी कटोरी बनाई जाती है। नीम की लकड़ी प्रयोग नहीं ली जाती, कांच का बर्तन नहीं लिया जाता, इस्पात नहीं लिया जाता, इसमें आपको पता है बांस की लकड़ी प्रयोग में ली जाती है, नीम की लकड़ी प्रयोग में नहीं ली जाती। मेरे लाडलों, आगे की बात करते, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 6 की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें बांस का लंबा सा तना प्रयोग में लिया जाता है ना? हाँ, एलडीसी की लव। अरे पूजा मान जा, ये लव के चक्करों में मत पड़ो, तुम समझ जाओ रे। हाँ, कोई लवली नाम रख रहा है, लवली लव, है ना। हाँ, ये लव के चक्कर बहुत बड़ी बीमारी है ये। हाँ, आज तक देखो मैं कितना खुश हूं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा कभी भी, इसलिए खुश हूं। तुम इसमें पढ़ोगे, मारे जाओगे, नौकरियात नहीं लगेगी। नाम है लवसर जी। हाँ, ये मुझे पता है नाम है क्या है। तो लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा वाद्य यंत्र कौन सा है मेरे लाडलो, कौन सा है? तो देखो, रावण हत्ता है। ऐसा कौन सा है? रावण हत्ता। अरे वाह सर, अरे ज्ञान मान जा रहे, ज्ञान देखो, ज्ञान को मजा आ रहा है। इसके आगे की भी बात कर लेते। एक बार देखो, बेराट, और बेराट कहां पर पड़ता है? ये विराट नगर में, जयपुर के अंतर्गत। कहां पर पड़ता है मेरे लाडलो? जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था?
तो आपको पता है जैसे बैराट की बात करते हैं तो बैराट में जब प्रथम उत्खनन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है। तो 7वें में देखो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, 1952-53 ईस्वी के आसपास हुआ था, ध्यान रखना। तो बैराट का उत्खनन उस समय पहली बार दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, ये ध्यान रखना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है ये बैराट के अंतर्गत इंडो ग्रीक शैली की मुद्राएं मिली है। शैली की क्या मिली है? शैली की मुद्राएं मिली है, आपको पता होना चाहिए, है ना? मुद्राएं मिली है, ध्यान रखना, है ना? हाँ, आपको पता है यहां पर बैराट के अंतर्गत कौन सी नदी के किनारे मिला है? यह बाण गंगा नदी, अर्जुन की गंगा, तीर गंगा जो नदी बहती है वहां पर। हाँ, कायरे हो रहे हो है आप तो सर जी, कारे ही रहोगे, कुंवारे ही रहोगे आप तो सर जी। हाँ ठीक, अच्छा तेरा श्राप लग गया मुझे पूजा मावर, क्यों? ऐसा मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा? जीत यादव भरतपुर जी सर, है ना? हाँ, 1951-52 में नहीं हुआ, है ना? चलो आगे की बात करते हैं। आगे की देखो, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में भी आपको पता है किसका प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? यहां पर प्रारंभ करने का श्रेय एल कार्लाइल को जाता है। किसको जाता है? एल कार्लाइल को जाता है, ध्यान रखना। किसको जाता है? एल कार्लाइल को जाता है। अरे ये तो अलेक्जेंडर कनिंघम, तो मेरे काका जी इस अलेक्जेंडर कनिंघम की समय की नहीं, केनिंग ने, आपको पता है केनिंग ने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, वो तो बंगाल में पड़ता है, वो तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, वो तो सर्वेक्षण विभाग है, वो बंगाल में पड़ता है मेरे बाप। कहां पर पड़ता है वो? सर्वेक्षण विभाग बंगाल में। कहां पर पड़ता है वो? बंगाल में। और बंगाल में आपको पता है पड़ता है, तो यहां पर आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बनाया गया था? प्रथम क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखना, है ना? प्रथम क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। दिखाओ ज्ञान जी, है ना? जयपुर में कहां रहती हो? अरे लवली, लव मारा जाएगा रे तू, सर ने नहीं देखा यार, है ना? हेलो रही भानवर, क्यों लवली? देखो बात करते हैं, इधर आगे की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। न्यू तो कोई गायब कर दिया टाइपिंग की वजह से, सीरियल बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? एक पुस्तक की रचना की गई थी, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, किसका कार्य था? बताओ फटाफट, किसका कार्य था रे? प्रीति खितौलिया। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग आपको भी। तो बताओ फटाफट, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो आपको पता है उस समय AMR मुगल नहीं होगा, हरमन गोइट्स नहीं होगा, VN आसोपा नहीं होगा, RL स्टाइन है ये बेटा, ध्यान रखना, RL स्टाइन है, सर मार्क RL स्टाइन, ध्यान रखना। इसने आपको पता है खोज की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र था सुतका गेंडोर की खोज इसी ने की थी बेटा, ध्यान रखना। और इसकी खोज कब की थी आपको पता है? खोज इसकी की थी 1927 ईस्वी में। कब की थी मेरे बेटा? 1927 ईस्वी में। नदी कौन सी थी रे मेरे लाडलो? तो नदी थी दास्क नदी। कौन सी नदी थी मेरे बेटों? दास्क नदी थी, ध्यान रखना। इसको जब भी पकड़ के बोलना, जीभ से पकड़ के बोलना, है ना? बता दो मिसा पूजा, गुड इवनिंग सर जी। करीना बेरवा गुड इवनिंग, है ना? कतई खतरनाक टबर है अपनी क्लास में, खतरनाक टाबर है। हाँ बिल्कुल जीतू, बिल्कुल खतरनाक है ये पता नहीं कहां जाएंगे, ये तो चंद्रमा से भी ऊपर जाएंगे, ध्यान रखना, है ना?
तो ये चीज देखो बहुत अच्छी चीज है। ये क्वेश्चन देखो, अभी जो क्वेश्चन आने वाले पैटर्न के वो इसी अकॉर्डिंग क्या रहे हैं। तो ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये पुस्तक किसकी लिखी गई थी? तो आर.एल. स्टोन, सर मार्क आर.एल. स्टोन के द्वारा लिखी गई थी। आपको पता 1927 ईस्वी में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र भी खोजा था, सुतका गेटोर, सुतका गेंडोर, है ना। ये नदी है दास्कर नदी। कौन है वो बचा है इसकी की गलियों से? सुकून तो आपको भी मिलता होगा उसे देखकर, वो अलग बात है, उससे बात हो या ना हो, पर आपका दिल भी उसी के लिए धड़कता होगा। अरे ज्ञान वर्मा मान जा, आपके लिए शायरी भेजिए ज्ञान जी ने। सर जी मैंने पढ़ ली है ना सर, मेरे सीटी में 60 क्वेश्चन सही है। करीना बेरवा, बेटा थोड़ा सा और प्रयास करो ना। हाँ पढ़ दिया मैंने, है ना। आगे की बात करता हूं, एक बार देखो, बात करता हूं निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की है? और मेरे लाडलो 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसने की है रे? तो देखो मेरे को बताओ फटाफट। हाँ आर.डी. बनर्जी ने की है, जेपी जोशी ने की है, ए घोष ने की है, मार्टियर व्हीलर ने की है मेरे लाडलो। बताओ फटाफट किसने की है? तो ए घोष ने की है, पहचान की है मेरे लाडलो। ए घोष, अमलानंद घोष, इसका नाम क्या है मेरे बेटो? अमलानंद घोष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अमलानंद घोष की बात करते हैं। ध्यान रखना रहे, अमलानंद घोष ने 1951-52 में की है मेरे लाडलो। कब की है? 1951-52 ईस्वी में पहचान की है। ध्यान रखना, इसने खोजकर्ता मानते रहे, इसको खोजकर्ता मानते हैं मेरे बेटों। यहां पर कौन सी नदी बहती है रे? नदी, तो नदी बहती है मेरे लाडलो घग्गर नदी। कौन सी नदी बहती है रे? घग्गर नदी बहती है रे छोरों, ध्यान रखना रे, है ना। बात करता हूं इस समय इस केंद्र की जो खोज है, थोड़ी सी देखो, खोज तो इसने कर ली, लेकिन उत्खननकर्ताओं की भी बात कर लेता हूं। उत्खनन कर्ता की भी मेरे प्यारों बात कर लेता हूं रे। 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर ने, किसने की है रे? बीवी लाल की बात करते हैं रे, बीके थापर की बात करते हैं रे। इन्होंने उत्खनन किया था रे मेरे लाडलो, है ना। ध्यान रखना रे मेरे लाडलो, है ना। इस दौरान देखो यहां से एक क्वेश्चन भी आया है। अभी क्वेश्चन क्या आया कि यहाँ पर कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां मिली है, ऊंट की हड्डियां या अस्थियां मिली है। ध्यान रखना, ये सीईटी के क्वेश्चन में आया था रे लाडलो, अस्थियां मिली है। कहां पर मिली है? ये यहां पर अस्थियां मिली है कालीबंगा से, है ना। हाँ बीवी लाल बीके थापर खनन करता, उत्खनन करता है मेरे लाडलो। आगे की भी बात कर लेते, एक बार देखो रे सभी, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो सभी, एक बार इसको क्या करो, वीडियो को लाइक करो, और इस लिंक को अगर शेयर नहीं किया तो सभी एक बार इस लिंक को शेयर करो। जो जितने भी अपने दोस्त है, मित्र है, क्लास के जो सहपाठी है, वो एक बार इस वीडियो में आ जाए और अपनी भी जो मेहनत है थोड़ी सफल हो जाए, बस और कुछ नहीं है। तुम्हारी अगर कामना होगी, दिल में मेरे लिए जगह होगी, तो मुझे आगे बढ़ाने का आप प्रयास करोगे रे। हाँ बिल्कुल 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 मेरे बेटों, सही बात है। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष के सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष के सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। फटाफट बताओ देखें, तो यहां पर देखो बात करता हूं प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। अब आपको पता है इसका मतलब प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से ऐसे जुते हुए खेत मिले हैं, और ऐसी संस्कृति के अंतर्गत एक सभ्यता आती है कालीबंगा। आपको पता है कालीबंगा की जो बात करता हूं, ये 5 स्तरों में पाई गई। इसकी जो खोज हुई है वो कितने स्तरों में हुई है? 5 स्तरों में हुई है। देखो बात करता हूं 5 स्तरों में, 2 स्तर हड़प्पा के पूर्व के समय के थे। जबकि बात करता हूं जैसे कि 3 स्तर, 3 जो स्तर है ना, वो 3 स्तर हड़प्पा कालीन है। ध्यान रखना, हड़प्पा कालीन है, ध्यान रखना हड़प्पा कालीन है। और आपको पता है इस दौरान जूते हुए खेत के साक्ष्य यहीं पर मिले हैं। जूते हुए खेत के क्या मिले मेरे लाडलो? साक्ष्य मिले हैं, जिसको अपन ने क्या बोल दिया है? ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति बोल दिया। फिर सर जी बीबी में क्या है जो आंसर होगा?
अच्छा, हड़प्पा युगीन संस्कृति। मेरे बेटो इसका स्तर 5 स्तरों में हुआ पूजा। 2 तो हड़प्पा से पहले के मानते हैं और 3 हड़प्पा के समकालीन मानते हैं। इसलिए पुरातात्विक अवशेष किस प्राचीनतम जुटे हुए साक्ष्य से, वो प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब है प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल के समय की मानते हैं, उससे भी पहले की मानते हैं। इस कालीबंगा सभ्यता को ध्यान रखना, इसलिए दूसरा आंसर नहीं हो सकता, पहले आंसर इसी को महत्व देंगे, इसलिए ध्यान रखना पूजा। हाँ, ये समझ लेना, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। करीना बेरवा पार्टी बदल ली। अच्छा कोई बात नहीं, बदल लेने दो, इसको बदल लेने दो, करीना को बदल लेने दो, है ना। हाँ, बात करते, देखो 11 कमरों वाला विशाल भवन, और गुड क्वेश्चन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थलों में पाया गया है? फटाफट बताओ। देखिए ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, हाँ है ना, पढ़ाया हुआ है। देखो 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो 11 कमरे कालीबंगा में तो नहीं मिले, आहड़ में भी नहीं मिले रे मेरे लाडलो, तो आपको पता है, बात करता हूं बेराट में भी नहीं मिले, तो मिले किसमें रे? बालाथल में। किसमें मिले रे मेरे लाडलो? बालाथल। और बालाथल आपको पता कहां पर पड़ता है रे मेरे लाडलो? कहां पर पड़ता है ये? तो आपको पता है ये वल्लभ नगर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये लाडलो? वल्लभ नगर में पड़ता है। और वल्लभ नगर कहां पर पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? उदयपुर में पड़ता है। आजकल मैं इन बच्चों से बहुत प्रेम से बात कर रहा हूं, इनको ने मेरे हृदय के पास में ला रहा हूं सारों बच्चों को, इसलिए मैं लाडलो बोल रहा हूं इनको। आजकल बहुत लैंग्वेज बदल दी गुरुजी मैंने। यहाँ बात करता हूं, यहाँ पर एक नदी है, एक नदी है मेरे लाडलो, बेड़स नदी। ये बेड़स नदी पहले उस समय जहां से निकलती है ये आइड कहलाती है, उसके बाद में क्या कहलाती है? बेड़स नदी कहलाती है, ध्यान रखना। तो ये बालातल बेड़स नदी के किनारे मिला है। बात करता हूं खोज की, खोज की बात करूं तो खोज की बात करता हूं वीएन मिश्र। वीएन मिश्र ने इसकी क्या की है मेरे लाडलो? इसकी खोज की है, किसकी रे? बालाथल की खोज की है। कब की है? 1962-63 ईस्वी में। 1962-63 ईस्वी में क्या की है? इसकी खोज की है कोमल प्रजापति गुडन है। एक बार एक इसको क्या करो, वीडियो को सर जी पीडीएफ भेज देना हमें। हाँ पूजा, बिल्कुल पीडीएफ है। बार बार वीडियो को देख रही लाडली यूट्यूब पे, और क्या देखती है तू? गाने वाने देखती है, स्टेटस बनाती है, ज्यादातर वीडियो को देखा कर, और कुछ भी नहीं है। मैंने देखा तेरा स्टेटस डले हुए है, उसमें बहुत से गानों में रील्स बना रही है, नाच रही है, डांस कर रही है। इतना यहाँ पर लगाए ना, इतना मार्केट बनाने में तेरी जिंदगी बन जाएगी, कुछ ही नहीं जरा। तो देखो 11 कमरों वाला अवशेष की बात करें, सामग्रियों की भी बात करें या अवशेष की बात करें, तो देखो सामग्रियां, तो सामग्रियां, पहली सामग्री तो आपको पता है 11 कमरों वाला विशाल भवन यहीं पर मिला है। मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित सांड मिला है। मिट्टी से निर्मित क्या मिला है? सांड मिला है, ध्यान रखना। सांड तो जानते हो ना, हाँ, जैसे वैसे गाय होती है, उसका यहाँ पर मेल जो वर्जन होता है वो कौन सा कहलाता है? सांड कहलाता है। तो ये मिट्टी से निर्मित सांड के साक्ष्य यहीं पर मिले हैं। लोहे के औजार का प्रचुर मात्रा में भंडार मिला है, लोहे के रूप में, लोहे के औजार का प्रचुर मात्रा में भंडार मिला, ध्यान रखना। प्रचुर मात्रा में क्या मिला है? मात्रा में भंडार मिला है, ये भी ध्यान रखना है ना। भंडार मिला है, क्या मिला है? भंडार मिला है, ध्यान रखना। हाँ है ना, हाँ। गाय का बछड़ा रूप सांड, अच्छा जीतू टेलर निकरू आरती दी, है ना। हाँ सौम्या जो हम, बिल्कुल सौम्या, राम राम, आपको भी राम राम। बस बिल्कुल लगे रहो, बने रहो, और यहां पर इतना सा काम जरूर कर दो, वीडियो को एक बार लाइक कर दो ना। हाँ चलो एक बार आगे की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? गुड गुड गुड। बात करते हैं यहाँ पर कालीबंगा से संबंधित जो काल क्रम है उसकी बात कर लेते एक बार। देखो बात करता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो कालक्रम मानते हैं, वैसे माना जाए तो बात करता हूं यहाँ पर 2350 से लेकर मैं बात करता हूं तो 1750 ईसा पूर्व का मानते हैं मेरे लाडलो। लेकिन इससे संबंधित कोई चीज आ रही है तो अपनी कौन सी आ रही है?
2500 से लेकर के यहां पर बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व इसके समथिंग मानते हैं, तो ये ध्यान रखना। और ये जो आपको पता है ये जो चीज मानी गई है वो रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से मानी गई है, तो ये भी ध्यान रखना। और यहां पर मैं बात करता हूं तो 2350 से 1750 जो मानी गई है वो आपको पता किसने मानी गई है, तो ध्यान रखना ये भी मार्टियर व्हीलर के द्वारा मानी गई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तो इस दौरान 2500 से 1500 C14 के माध्यम से मानी गई, तो आंसर अपना कौन सा होगा, ए नंबर का आंसर होगा, ध्यान रखना। पालक की सब्जी खानी हो तो आ जाओ ज्ञान वर्मा, मेरे लिए भेज दे फटाफट, कटोरी में फोटो खींच के भेज फटाफट। आगे बात करते हैं, देखो मन ललचा रहा है, जी ललचा रहा है, पूजा हमें भी नंबर दे दो, हमें आपके स्टेटस देख लेंगे। अरे नंबर पे स्टेटस मिलते हैं कह रहा है बावड़े, वो तो यूट्यूब पे मिलते हैं। हाँ करीना कपूर भी, अरे तो करीना कपूर क्लास नहीं लेगी कि बावड़ा है क्या। प्रियंका चौधरी गुड इवनिंग सर, प्रियंका गुड इवनिंग आपको भी है ना। हाँ भंडारा कर दिया आपने, अरे भंडारा नहीं किया, यूट्यूब पे फेमस किया है मैंने, हाँ भंडारा कर दिया। चलो आगे की बात करते हैं, देखो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। गुड, मैंने कहा था ना ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। हमारे चने की सब्जी खा, अच्छा हमारे चने की सब्जी खा लो, मैं सोचा हूं ऐसी कौन सी सब्जी आ गई कि इस सब्जी को खाने से चाहने लग जाते हैं लोग। वाह, मैंने टाइपिंग तो सही लिखा करो, रहने दो सर जी, है ना सर आप बहुत हंसा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। हाँ कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले, फटाफट बताओ। देखें तो सुतका गेट और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, मैं बात करता हूं, आपको पता है ये कहां पर पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन यहां से नहीं मिले हैं, यहां से नहीं मिले हैं। देखो लाहौर भी पाकिस्तान में ही है, आपको पता है, लेकिन कोटदीजी आपको पता है कोटदीजी कहां पर पड़ता है, खेरपुर में, कहां पर पड़ता है ये, खेरपुर में पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखना। बात करता हूं कोटदीजी खेरपुर की, तो इसकी खोज की बात करता हूं, इसकी खोज की बात करूं तो मेरे लाडलो इसकी खोज कब हुई है, 1935 ईस्वी में। बात करता हूं, देखो खोजकर्ता की भी बात कर लेता हूं, तो खोजकर्ता कौन था, तो खोजकर्ता था इसका दुर्य, कौन था, दुर्य। मेरे लाडलो इसकी भी मैं बात करूं तो देखो सामग्रियों की भी बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं, सामग्रियों की भी बात कर लेता हूं। देखो तो यहां पर बात करता हूं, पत्थर के बाणाग्रह मिले हैं, पत्थर के क्या मिले हैं, पत्थर के बाणाग्रह मिले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, पत्थर के क्या मिले हैं, बाणाग्रह मिले हैं। दूसरी बात करता हूं, कांस्य की अंगूठी मिली है, कांस्य की क्या मिली है, कांस्य की अंगूठी मिली है मेरे लाडलों, आप कांस्य की क्या मिली है, अंगूठी मिली है। बात करता हूं तीसरा, देखो रे मेरे लाडलों, कांस्य की चूड़ियां मिली है, कांस्य की क्या मिली है, चूड़ियां मिली है, ध्यान रखना। और इन लड़कियों ने गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन करके खूब डांस किया है और इन छोरों को पागल कर दिया बस। हाँ सर जी आपने सब्सक्राइब तो किया ही नहीं मेरा चैनल, अरे पूजा किया है, सब्सक्राइब कर लिया मैंने बावड़ी, हाँ सब्सक्राइब कर लिया मैंने, है ना। हाँ कांसे की क्या मिली है, चूड़ियां भी मिली है, और ये छोरे गाने गा रहे हैं बस, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां। अरे बावड़ो कभी कभी गोरे गोरे हाथों में लाल लाल चूड़ियां भी गा लेते रहे, अब तो पागल हुई सर जी में तो, चलो कोई बात नहीं, तो पागल हो रही तो पागल ही रहे। आगे की बात करते हैं, देखो देखो सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। देखो मेरी क्लास में तो वकील साहब भी आ गए। हाँ अब ये जो केस अगर मेरे ऊपर दायर करेगा ना कोई भी, है ना, तो वो ये वकील साहब भी मेरा केस लड़ेंगे, ध्यान रखना। हाँ अब की बार हाई कोर्ट एलडीसी पार, है ना। हाँ देखो सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां पर, अब आपको पता सुनारी कहां पर पड़ता है, तो चूरू में नहीं पड़ता रे मेरे लाडलो, सीकर में नहीं पड़ता, बीकानेर में नहीं पड़ता, सुनारी कहां पर पड़ता है रे, झुंझुनू में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये, झुंझुनू में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये, झुंझुनू में सुनारी केंद्र मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र राजस्थान में, जो कहां पर मिला है, झुंझुनू में मिला है, ध्यान रखना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यूट्यूब पर है क्या पूजा तेरा चैनल, अरे मान जाओ रे छोरो, पढ़ लो थे। हाँ चलो कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बिल्कुल गुड बात, यानी जिसके अंतर्गत तारों का प्रयोग नहीं किया गया वो ऐसा वाद्य यंत्र कौन सा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो तो आपको पता है भपंग के अंतर्गत,
भपंग में तारों का प्रयोग किया गया, दुकाका में भी तार का प्रयोग किया गया, जंतर में भी तार का प्रयोग किया गया है, लेकिन नागफणी में क्या है, तार का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसे नाग की फणी की तरह है ये, और इसमें हवा दे करके इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ध्यान रखना है ना। हाँ, तो नागफणी में तार का प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान रखना है ना। हाँ, तो यहां पर देखो तो भपंग में भी तार का प्रयोग है, दुकाका में भी तार का प्रयोग है, और जंतर में भी तार का प्रयोग है, लेकिन नहीं पूछा तो नागफणी अपना आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, फूंकनी की तरह, बिल्कुल ओम प्रकाश शर्मा, बात बहुत बढ़िया बात है ना। बजा के बताओ सर, अरे फूकनी कौन है, घर आपने चूल्हा के मैंने फूकनी चे निकालो और बजाओ, बस वही से ध्यान रखो। हाँ मंजू, अच्छा चलो आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अभी बात कर रहे थे अपन जिसके अंतर्गत तार लगा हुआ है, तो आपको पता अलगोजा में नहीं, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और आपको पता अलगोजा कौन बजाता रहे, तो भील व कालबेलिया जनजाति, भील व कालबेलिया जनजाति, ध्यान रखना रे, भील व कालबेलिया जनजाति बजाती है रे मेरे लाडलो, है ना। कौन सा? अलगोजा, अलगोजा बजाती है, ध्यान रखना। हाँ है ना, तो ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं खड़ताल। तो खड़ताल में तार नहीं लगे होते, बाकी ये घन वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे लाडलो? घन वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है ना, खड़ताल में, है ना। बात करते हैं डेरू की। अरे डेरू में भी नहीं है, तो कौन सा होगा रे फिर? जंतर, जिसमें तर है इसका मतलब तार है। और आंसर कौन सा होगा मेरे लाडलो? एग्जाम में क्वेश्चन हो अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो ध्यान रखना अपने आप में, जिसमें तर जुड़ा हो तार से, तत् से संबंधित है ना। सर अलगोजा रामनाथ चौधरी नाक से बजाते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर जो अलगोजा है ना, बिल्कुल देखो देखो, अलगोजा को रामनाथ चौधरी, बिल्कुल ये भी ध्यान रखना, रामनाथ चौधरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रामनाथ चौधरी इस अलगोजा को नाक से बजाते हैं। किससे बजाते हैं ना? नाक। देख लो यहां पर अलगोजा लगातार फिर बजाता, वो देख लो आप, है ना। तो नाक से रामनाथ चौधरी अलगोजा को बजाता, बहुत शानदार आवाज है, ध्यान रखना इस दौरान। इसे कई बार पुरस्कृत भी किया गया, ध्यान रखना है ना। ए क्लास को देखो, अरे क्लास अटक नहीं रही, मेरे पास नहीं अटक रही मेरे लाडलो, मेरे पास नहीं अटक रही है ना। ये तो पूजा क्या है, सारे दिन मोबाइल पे नेट खर्च कर देती है, इसलिए इसका नेट खत्म हो गया है, इसलिए इसकी क्लास अटक रही है ना। ओके, आई एम फॉलो यू। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो एक बार, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको पता देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको पता देवनारायण, अब आपको पता देवनारायण जी की फड़ कौन बाजते हैं? गुर्जर जाति के लोग। गुर्जर जाति के लोग क्या करते हैं? जाति के लोग आपको पता है फड़ को बांसते हैं, और फड़ को बांसते समय अने गाने, यहां पर आपको पता कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो बताओ फटाफट कौन सा है? तो जंतर। कौन सा है? जंतर, है ना। हाँ देखो, मंजीरा नहीं बजाया जाता, मंदल नहीं बजाया जाता, यहाँ पर कुंडी नहीं बजाया जाता। वो कुंडी वाला तो गाना ही है, कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ने वो तो गाना अलग है। ये वाद्य यंत्र की बातें है ना, वो तो गालिया जिसने गाना था, है ना। हाँ, वो तो जिसको बुलाना था वो बुला लिया, उसने साइलेंट मोड में आने के लिए कहा था, है ना। हाँ भाई, कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। फिर लगे दूसरे कलाकार, है ना, उसने और गाना गा दिया। कि कौन सा गाना गाया? देखो कि हाँ, तुम और हम एक कमरे में बंद हो जाए, फिर क्या हो जाए? चाबी खो जाए, है ना। तो अलग अलग विद्वान है इस दुनिया में, ध्यान रखना ना। सर जी रामनाथ चौधरी के द्वारा मुझे ट्रॉफी मिली हुई है। कोमल प्रजापति, गुड गुड, है ना, गुड, है ना। हाँ है ना, ठीक है। आगे की बात करते, देखो एक बार बात करते हैं। देखो एक बार, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संगीत है जिसका संबंध किससे नहीं है? राजस्थान से नहीं है। तो देखो एक बार, राम राम गुरुजी, सुर भी ऐसा है, राम राम बिल्कुल, है ना। चाबी खो जाए, हाँ पूजा मावर, चाबी खो जाए, हाँ ठीक है। एक बार देखते हैं, देखो राजस्थान का संबंध किससे नहीं है? तो आपको पता है राजस्थान का ऐसा संगीत कौन सा है? तो आपको पता मांगणियार का राजस्थान से संबंधित है। मांगणियार का संबंध किससे है? राजस्थान से है, ध्यान रखना। और यहां पर आपको पता है जो मांगणियार है ये जैसलमेर, जैसलमेर,
जैसलमेर, और आपको पता है इसके अलावा बाड़मेर, बाड़मेर जिले के अंतर्गत, बाड़मेर जिले के अंतर्गत आपको पता है यहाँ की जो जातियां हैं वो मांगणियार जाति निवास करती है। और ये जाति आपको पता है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है, ये भी ध्यान रखना। वाद्य यंत्र की बात करें तो कमाइचा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कमाइचा नामक वाद्य यंत्र की क्या कर लेते हैं मेरे लाडलो, बात कर लेते हैं। कमाइचा नामक वाद्य यंत्र बजाती है मांगणियार जाति, जो जैसलमेर में भी निवास करती है और बाड़मेर भी निवास करती है। और भोपा, भोपा आपको पता हर देवता के जो भजन गाते हैं वो भोपा ही कहलाते हैं, ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो आपको पता है यहां पर जैसे तेजा जी के हैं, देवनारायण जी के जो यहाँ पर भजन गाते हैं वो भोपे ही कहलाते हैं ना। हाँ सुरभि, सर जी आलू मटर की सब्जी बनी है, आज आ जाओ खा लो। पर तो सुरभि आऊं कैसे, मैं तो आज जाता, अभी छलांग लगा के, पर आने की सुविधा नहीं है। आने वाले डिजिटल जमाने में हो सकता कभी नेट के माध्यम से आ जाए तो मैं आ जाऊंगा, है ना। हाँ देख लो, कुंडी मत खड़काओ राजा या लोग, ज्ञान वर्मा तो कुंडी मत खड़काओ, ऐसे गाने गा रहा है इधर। देखो उसके दौरान बात करते हैं लंगा, तो लंगा भी राजस्थान में गीत गाया जाता, ध्यान रखना। तो बाउल राजस्थान में नहीं गाया जाता, ध्यान रखना। कौन सा नहीं गाया जाता? बाउल राजस्थान में नहीं गाया जाता। आगे की भी बात कर लेते हैं, देखो एक बार आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो जंतर वाद्य यंत्र की बात करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है जंतर वाद्य यंत्र भील जाति के द्वारा नहीं बजाया जाता मेरे बेटों, ग्रासिया जाति के द्वारा नहीं बजाया जाता। तो किसके द्वारा बजाया जाता? तो आपको पता पाबू जी के भोपे भी नहीं बजाते, देवनारायण जी के भोपे क्या बजाते हैं? जंतर बजाते हैं, ध्यान रखना। देवनारायण जो जाति के लोग वो क्या बजाते हैं? जो भोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं, ध्यान रखना। आपको पता है ये जो जंतर वाद्य यंत्र है ये वीणा की आकृति के समान है, वीणा की आकृति के समान है, ध्यान रखना। वीणा देखिए ना आपने, वीणा की आकृति के क्या है? ये समान है, ये भी ध्यान रखना, समान है। कौन सी आकृति के समान है? ये वीणा की आकृति के समान है, ये भी ध्यान रखना। इस वाद्य यंत्र में आपको पता दो तुम्बे होते हैं। कितने तुम्बे होते हैं? दो तुम्बे प्रयोग लिए जाते हैं, दो तुम्बे। कितने प्रयोग में लिए जाते हैं? दो तुम्बे प्रयोग में लिए जाते हैं, आपको पता है। और इस पर आपको पता जो दो तुम्बे होते हैं उन पर क्या कर दी जाती है? आपको पता है उन तुम्बों के ऊपर इन पर एक डांड है जो बांस की बनी होती है, इनके जिसकी क्या होती है? इनकी एक डांड होती है ना, डांड, वो किसकी बनी होती है? बांस की बनी होती है। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करने के दौरान आपको पता है जो देवनारायण जी के फड़ गाते हैं उस समय भोपे क्या करते हैं? इसको जो भोपे होते हैं देवनारायण जी के वो गले में लटका करके फिर इसको क्या कहते हैं? इसको बजाते हैं, ध्यान रखना है। हाँ आगे की भी बात कर लेता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नांकित में से इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? किसने कहा है मेरे लाडलों? तो इस दौरान देखो कालीबंगा की तीसरी राजधानी किसने बताया था? यह भी बात जरूरी है, तो बताओ किसने बताया था? देखो जीएच ओझा ने नहीं बताया, श्यामल दास ने नहीं बताया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया। किसने बताया है? गोपे नहीं सर, भोपे, हाँ भोपे ही, ऐसा है ना, ऐसा ही भोपे ही बोला है मैंने। देखो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है दशरथ शर्मा ने। क्यों? क्योंकि यहां पर कालीबंगा से तांबे की आपूर्ति किसको होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करने के कारण, तांबे की आपूर्ति करने के कारण यहां पर इसकी तीसरी राजधानी बताया गया। वैसे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियों की बात करें, दो जुड़वा राजधानियां, जुड़वा राजधानी की बात करूं तो आपको पता है दो जुड़वा राजधानी कौन सी है? एक तो है हड़प्पा, दूसरी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। कौन सी है मेरे लाडलो? मोहनजोदड़ो है। कौन सी राजधानी है? मोहनजोदड़ो। इस प्रकार दो जुड़वा राजधानी माना है, तीसरी राजधानी इसी को माना। सर की शादी करवा दो कोई लड़की हो तो, है बेटी का बाप। आगे की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बहुतायत चंदी पाई गई है, आम्रपाली का खसम झाको कस्या कस्या अपना वो स्टेटस लगा रहा थी। दोहरी रक्षा, दोहरी रक्षा प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है चारों तरफ से प्रकोटे का निर्माण करवा देना, दीवार का निर्माण करवा देना। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो मेरे बेटों बालाथल से नहीं मिले रहे, ओजियाना से नहीं मिले, गणेश्वर से नहीं मिले, कहां से मिले हैं? कालीबंगा से दोहरी प्राचीर का क्या मिला है? साक्ष्य मिला। दोनों तरफ दोहरी प्राचीर,
डबल इस प्रकार से दीवारें बनाई गई है, ध्यान रखना सुरक्षा की दृष्टि से। तो दोहरी प्राचीर का साक्ष्य कहां पर मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिला है, ध्यान रखना। मीणा जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बेटा कहां चला गया था मीणा जी? तू आता नहीं है ना? बड़ी बिन्नी याद आवे सर आने और था कि मां का देखो सुर भी खतरनाक डायलॉग मार बोला। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की देखो एक बार। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता ताम्रवती जो नगरी के नाम से जाना जाता है वो कौन सी सभ्यता है? फटाफट बताओ देखें, तो कौन सी सभ्यता है? फटाफट बताओ देखें, किसकी बात करते हैं? देखो एक बार, और जाको ज्ञान वर्मा, पूजा तूने पतली कमर मोरी हाय हाय जाको। अब छोरों की भी कमाल ही हो गई भाई। चलो देखो एक बार, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जानते? तो बेराट को नहीं जानते, कालीबंगा को नहीं जानते, बागोर को नहीं जानते, किसको जानते मेरे लाडलो? आहड़ को जानते। आहड़ की बात करें तो ये आहड़ कहां पर है? तो आहड़ तो आपको पता उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत मिला है। कहां पर मिला है ये आहड़? उदयपुर में। बात करता हूं नदी की, किसकी बात करता हूं? नदी। तो नदी की बात करता हूं, ये कहां पर है? आयड़ नदी के किनारे ये केंद्र मिला है। बात करता हूं यहां पर देखो खोज की, तो खोज की बात कर लेता हूं। खोज की बात करूं तो अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास की बात कर लेते हैं। इसकी खोज कब की है? तो 1953 ईस्वी में। कब की है इसने? 1953 ईस्वी के अंतर्गत इसकी क्या की है? आहड़ की खोज की है, यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं उत्खनन की बात करता हूं, तो देखो उत्खनन की बात करता हूं, उत्खनन की बात करता हूं तो उत्खनन एस.डी. साकलिया, एस.डी. साकलिया की बात कर लेते हैं। और एस.डी. साकलिया ने आपको पता कब किया है? तो 1956 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1956 ईस्वी के अंतर्गत किया है। ऐसे देखा जाए तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जानते थे, इसका नाम है। वैसे देखा जाए तो इसका प्राचीन नाम की भी बात कर लेता हूं, प्राचीन नाम की भी बात कर लेता हूं। तो इसका प्राचीन नाम कौन सा है? प्राचीन नाम पड़ता है इसका आघाटपुर। कौन सा नाम पड़ता है इसका? आघाटपुर। ध्यान रखना, इसका प्राचीन नाम कौन सा है? आघाटपुर है ना? हाँ, इसका प्राचीन नाम कौन सा है? आघाटपुर है, ध्यान रखना। स्थानीय नाम की भी बात कर लेता हूं, तो थोड़ा सा देखो स्थानीय नाम, स्थानीय नाम की भी ध्यान रखना थोड़ा सा। स्थानीय नाम की बात करता हूं तो धूलकोट पड़ता है। कौन सा नाम पड़ता है इसका? धूलकोट के नाम से भी ग्रामीण इलाकों में स्थानीय नाम से इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम आप जानते हो कि बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहते हैं इसके आसपास कोई बनास नदी बहती थी, इस दौरान वहां पर मिलने के कारण या बनास नदी की संस्कृति से संबंधित चीजें मिलने के कारण यहां पर क्या है, इसको इस नाम से बनास संस्कृति के नाम से भी जाना गया। ये बात किसने की थी? एस.डी. सांकलिया ने भी की थी, है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद करें, जैसे यहां पर आपको पता है, वैसे देखा जाए तो इसको 1900 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व की मानते हैं। 1900 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व की मानते हैं। 1900 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व की क्या मानते हैं? इसको मानते हैं, ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपको पता है यूनानी देवता अपोलो के क्या मिले हैं? यहाँ पर चित्र भी मिले हैं, और यहाँ पर लगभग आपको पता है 6 मुद्राएं भी मिली है अपोलो देवता की। इसके आगे की भी बात करते हैं। देखो एक बार 25 नंबर का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में किस नाम से जानते थे? मालव नगर के नाम से जानते थे। तो आपको पता 25 नंबर के क्वेश्चन में मालव नगर के नाम से, तो मालव नगर नगर है, और ये नगर कहां पर पड़ता है? टोंक के अंतर्गत। तो इसको पहले मालव नगर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में देखो एक बार 26 नंबर के क्वेश्चन की, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो आपको पता कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो यहां पर न तो कोई गेहूं के साक्ष्य मिले, न बाजरा के मिले, न चावल के मिले, न जौ के मिले, तो मैं तो इसका कोई आंसर दे ही नहीं सकता, है ना? तो यहां पर आहड़ में ऐसी चीजों का कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है ना, तो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे की बात करता हूं, देखो 27 नंबर के क्वेश्चन की। अनाज रखने के बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? 27 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है। तो देखो आपको पता है जहां पर अनाज रखा जाता था उनको गोरे बंखोट कहा जाता था, उन्हें ओबरी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? ओबरी कहा जाता था। उसे कहा जाता था आड़िया।
उसे क्या कहा जाता था, आड़िया कहा जाता था, ध्यान रखना। तो ऐसे गारे बंखोट के नाम से जो जाने जाते थे, गोरे नहीं है ये, गारे बंखोट के नाम से जाने जाते थे, वो किस में मिले, फटाफट बताओ। देखिए 27 नंबर में कौन सा आंसर होगा, तो आपको पता ओजियाना नहीं होगा, जोधपुरा नहीं होगा, कालीबंगा नहीं होगा, कौन सा होगा, आहड़ होगा। इस आहड़ के अंतर्गत आपको क्या है, गोरे वो कोठे मिले हैं जो अनाज रखने के लिए क्या लिए जाते थे, प्रयोग में लिए जाते थे। आगे की बात करते हैं, देखो डी होगा, सी नहीं होगा, ध्यान रखना। सौम्या जोम डी बिल्कुल है, मीणा जी सी नहीं होगा बेटा। बागोर भीलवाड़ा, बागोर कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे पर, कांठे पर, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपको पता बागोर भीलवाड़ा में कौन सी नदी बह सकती है, तो आपको पता लूनी नहीं बहेगी, बनास भी नहीं बहेगी, तो कौन सी बहेगी, आपको पता, फटाफट बताओ देखे कौन सी बहेगी। तो आपको पता है कोठारी नदी बहेगी, कोठारी नदी के किनारे बागोर नामक केंद्र मिला है, ध्यान रखना है। हाँ, बागोर नामक किनारे जो बागोर सभ्यता का केंद्र मिला वो कोठारी नदी के किनारे मिला है, ध्यान रखना। इसके बाद में बात करता हूं, देखो एक बार राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं, तो बिल्कुल आपको सही बात बता दूं कि आपको पता है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के जो केंद्र मिले हैं उसकी इस बात करता हूं, तो देखो उसके साक्ष्य कहां पर मिले, तो ये देखो गोसुंडा में नहीं मिले, ओसिया में नहीं मिले, नागदा में नहीं मिले, कहां पर मिले हैं, बेराट में मिले। कहां पर मिले मेरे लाडलो, बेराट में मिले। बेराट कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत, ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करता हूं, देखो गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहां पर है, तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर मिली है, सिक्कर में। कहां पर मिली है मेरे लाडलो, सिक्कर में मिली है, ध्यान रखना। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्कर में है। आगे की बात करते हैं, एक बार देखो मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं। अब आपको पता मंदिर है और जहां पर राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर जो बजाए जाते हैं वैसे वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, तो देखो 31 नंबर की बात करते हैं। तो 31 नंबर की बात करें तो नौबत बजाया जाता है, ध्यान रखना। कौन सा बजाया जाता है, नौबत बजाया जाता है। आपको पता है ये वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार घुंडी पर बने हुए भैंस की काल पर मंड करके क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है देखा जाए तो। और ये लकड़ी के डंडों से बनाया जाता है, आपको पता है लकड़ी के डंडों के ऊपर भैंस की खाल को मंड करके क्या किया जाता है, डोरियों से कसा जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ध्यान रखना है। इसके आगे की बात करते हैं, देखो एक बार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आपको पता है, बात करते हैं खड़ताल। खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ध्यान रखना। खड़ताल क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है ना। बात करते हैं रबाब। अब आपको पता रबाब तत्वाद्य यंत्र हो सकता है। बांकिया की बात करें तो बांकिया घन वाद्य यंत्र नहीं है मेरे बापों। डेरू की बात करें तो डेरू भी सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसका मतलब है रबाब तत्वाद्य यंत्र है, यही सही है। आगे की बात करते हैं, देखो मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आपको पता मुहर्रम का त्योहार आता है, उसमें उसके समय में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है, तो देखो एक बार। तो इस दौरान न तो नगाड़ा लिया जाता है, न ताशा लिया जाता, कौन सा लिया जाता है, मांदल लिया जाता है। मंजीरा भी नहीं लिया जाता। मांदल मुहर्रम के अवसर पर क्या किया जाता है, प्रयोग लिया जाता है, ध्यान रखना है। हाँ, मांदल का प्रयोग लिया जाता है, तो इस समय यहां पर मुहर्रम के अवसर के समय लिया जाता है। आगे की बात करता हूं, वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से। वाद्य यंत्र आपको पता है एक टामक वाद्य यंत्र है, और इस टामक वाद्य यंत्र का संबंध किस क्षेत्र से है ये भी पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहां पर इसका क्षेत्र का जो संबंध है वो किससे है, मेवात क्षेत्र से। किस संबंध से है, टामक। देखो क्या है टामक, क्या चीज है, देखो हाँ मेवात अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र ही आता है। आपको पता है ये खाल से बनाया जाता है। ये जो टामक वाद्य यंत्र है ये खाल से बनाया जाता है, और कढ़ाई के आकार, जो कढ़ाई होती है ना अपनी कढ़ाई, उस कढ़ाई के आकार का होता है ये, है ना। और ये कढ़ाई के आकार का होने के दौरान उस कढ़ाई के ऊपर आपको पता खाल से मंड कर, खाल उस पर चमड़े की खाल मंडी जाती है, और उस दौरान चमड़े की डोरियों से उसको क्या किया जाता है, कसकर बनाया जाता है। आपको पता है चमड़े की डोरियों से कसा जाता है, फिर नीचे की तरफ है ना, ऊपर तो ऐसे जैसे कढ़ाई होती है वैसी होती है, उस पर खाल रख दी जाती है, फिर उन खालों में छेदों के माध्यम से करके डोरियों से कसकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर इसे लकड़ी के डंडों से क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठप 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 ठप, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये वाद्य यंत्र टामक कहलाता है, ध्यान रखना। 35 नंबर के वाद्य यंत्र की बात करता हूं, मैंने खूब बजाया, आम्रपाली का खसम, है ना,
हाँ ठीक है। घूमर नृत्य आम्रपाली का कसम ने खूब बजाया, ये करा मैंने खूब बजाया, आम्रपाली के लिए बजाया है क्या? हाँ। अच्छा नौकरी नहीं लगी ना तो और बजाऊंगा। वाह रे, वाह रे। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो देखो घूमर के समय ढोलक और वीणा की नहीं पड़ती, मंजीरा वीणा की नहीं पड़ती, केवल ढोलक की नहीं पड़ती, ढोलक और मंजीरा की जरूरत पड़ती है। घूमर जब नृत्य किया जाता तब क्या किया जाता? इस समय ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्र की जरूरत पड़ती है। निशु कहां चली गई थी भाई तू? सभी जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार सभी इस वीडियो को क्या कर दे? लाइक कर दे एक बार, है ना। आगे की बात करते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन की। देखो गिलुंड, आपको पता है गिलुंड कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। गिलुंड की बात करें तो गिलुंड कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। अने बात करता हूं एक जो है, बात करता हूं नदी, तो आपको पता मैंने पढ़ाया था कि बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी के किनारे ये पड़ता है। और आपको पता है यहां पर खोज की बात करूं तो देखो बीबी लाल की बीवी लाल के द्वारा 1957-58 ईस्वी में 1957-58 ईस्वी में क्या की थी? इसकी खोज की थी, ये भी पता होना चाहिए ना। बीवी लाल के द्वारा 1957-58 ईस्वी में क्या की थी? इसकी खोज की थी। उन बात करते हैं कब की मानते हैं इसको, तो देखो कब की मानते हैं, तो कब की बात करें 1900 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व की मानते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। बात करते हैं यहां पर देखो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले, थोड़ा सा ध्यान रखना। पक्की ईंटों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना ना। पक्की ईंटों के क्या मिले? यहाँ पर साक्ष्य मिले, थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना। आगे की बात करते हैं, देखो एक बार अपने आंसर नहीं लगाया क्या इसको? तो गिलुंड कहां पर पड़ता है? तो गिलुंड की बात करते हैं तो गिलुंड राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में कौन सी नदी बहती है? तो बनास नदी बहती है, बिल्कुल अपन ने लगाया है। आगे बात करते हैं, देखो लाल काले मर्दबान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जहां पर लाल और काले बर्तन मिले हैं, मर्दबान मिले हैं, ऐसी सभ्यता की संस्कृति वाली सभ्यता कहां पर मिली है? तो देखो एक बार कालीबंगा से नहीं मिले, बात करते हैं बालाथल से नहीं मिले, बागोर से नहीं मिले, कहां से मिले हैं? आर से मिले हैं। इसके आगे की बात कर लेते हैं, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो गणेश्वर सभ्यता से हुए हैं, आर से हुए हैं, कालीबंगा से हुए हैं, बागोर से हुए हैं। फटाफट बताओ देखे कहां से हुए हैं? तो आपको पता है मैं बात करता हूं गणेश्वर से नहीं हुई है, आर से नहीं हुई है, कालीबंगा से नहीं हुई है, कहां से हुई है? बागोर। और बागोर कहां पर पड़ता है? आपको पता है भीलवाड़ा। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये भीलवाड़ा पड़ता है। वहां पर क्या मिला है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यही से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। इसके आगे की भी बात कर लेता हूं एक बार। देखो डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो ये ध्यान रख लो कि टोंक से संबंधित जो भी केंद्र मिला है उनका संबंधित किससे है? कि डॉक्टर केदारनाथ पुरी के द्वारा रेड टोंक की खोज की गई है, ध्यान रखना है। हाँ, इशिका सिंह राठौड़ जॉब एस्पिरेंट, इशिका आप कहां चले गए थे? हाँ ना, आप बहुत दिन हो गए आ ही नहीं रहे हो रेगुलर, है ना। एक बार जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दो एक बार। आगे की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 40 की भी बात करते हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, तो टाटा नगर कौन सा है? नगर टोंक की बात करें, रेड टोंक की बात करें, कौन सा है? फटाफट बताओ देखे 40 नंबर में बताओ फटाफट देखे आंसर आता है क्या आपको? अरे टोंक तो पड़ता है टाटा नगर के अंतर्गत, लेकिन कौन सा पड़ता है ये तो बताओ होना चाहिए ना। हाँ, रेड टोंक पड़ता है ना, नगर टोंक नहीं, रेड टोंक को टाटा नगर के नाम से जानते हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर राजस्थान का कौन सा स्थल बसा हुआ है? फटाफट बताओ देखे। गिलुंड राजसमंद में पड़ता है, तो जोधपुरा कौन सा पड़ता है? जोधपुरा साबी नदी के किनारे, है ना। हाँ, है ना, ठीक है। आगे की बात करता हूं, देखो रंगमहल 1952 ईस्वी में, रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो के एन पुरी के, आर सी अग्रवाल के, या हन्ना रेड्डी के, या वी एन मिश्र के? तो हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हन्ना रेड्डी के नेतृत्व के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ है? पुरातत्व के खोज हुई है, ध्यान रखना।
इसके आगे की भी बात करता हूं, जैसे बात करते हैं बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान पर मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। तो बागौर और तिलवाड़ा किस काल से संबंधित मानते हैं? जो बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, तो ये किससे संबंधित आप इसको मानते हो? तो देखो बात करते हैं मध्य पाषाण काल से इनको मानते हैं। किससे मानते हैं? मध्य पाषाण काल से मानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहां स्थित है? तो ताम्रयुगीन जो स्थल है वो कहां पर स्थित है उसकी भी बात करते हैं। तो 44 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वो कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है वो? उदयपुर में स्थित है। इसकी भी आगे बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखो करणपुरा संबंधित है, कालीबंगा संबंधित है, आहार संबंधित है, बिजनौर संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? बिजनौर संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, बने रहिए। और यहां पर जो नेक्स्ट क्लास आपकी हो रही है कला संस्कृति की, राजस्थान की कला संस्कृति की, जो योगेंद्र जी सर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, उसमें जुड़े रहे, बने रहे और अपने कमेंट्स जारी रखें।